गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। और बताओ, लॉकडाउन कैसा चल रहा है? सभी का लॉकडाउन कैसा चल रहा है? बताओ। तो सभी बारामती से हैं या फिर आसपास से भी हैं? कुछ कुछ दौंड से, पलटन से, सतारा से। सभी लोग बारामती से हैं या फिर आसपास से भी हैं सभी? और हर्ष, तुम तो पहले दूसरे बैच में थे ना? और राशिन, सतारा, पलटन, सोमेश्वर, सतारा, पलटन, नाते पुते, सतारा, चलो बारामती। बारामती। अंदाजा। ओके, चलो। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहले हम लोग थोड़ा सा टेंथ क्लास का बात कर लेते हैं, एक दिन बात करेंगे सिर्फ आज, फिर मैं 11th पे आ जाऊंगा। ठीक है ना सभी को? बोलो। पहले हम टेंथ का बात करते हैं थोड़ा सा, ताकि हम लोग याद कर पाए हमने पहले क्या क्या सीखा है। चलो, तो अब बात करते हैं सिंपल सिंपल टेंथ क्लास में हम लोग क्या क्या सीख के आए हैं, क्या हमें आता है। हम लोगों ने टेंथ क्लास में डिस्कस किया था लॉ ऑफ मोशन। पढ़ा है सभी ने लॉज ऑफ मोशन? और एक चैप्टर पढ़ा होगा सभी ने मोशन। ये 9 10 का मिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों ने मोशन पढ़ा है और लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ा है। मोशन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और वेलोसिटी। स्पीड पढ़ा है हम लोगों ने। हम लोगों ने वेलोसिटी भी पढ़ा है और एक्सेलरेशन भी पढ़ा है। बोलो क्लियर है? बताओ सभी, क्लियर है सभी को? तो अब ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनना। क्या तुम सब मुझे डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं? सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन, हम लोग डिस्टेंस किस यूनिट में मेजर करते हैं? केजी डिस्टेंस?
चल सही है सभी का। मीटर, किलोमीटर या माइल, किसमें मेजर करते हैं? मीटर, किलोमीटर, माइल्स, और भी यूनिट होती है। डिस्टेंस का कितने लोग डेफिनेशन बता सकते हैं? डिस्टेंस का डेफिनेशन कितने लोग बता सकते हैं? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस के बारे में बताओ। सभी डिस्टेंस के बारे में बताओ, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, सही है। और एक्चुअल लेंथ बिटवीन टू प्लेसेस, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, सही है। लगभग आंसर सही है सभी का, लगभग सभी तीनों ने, जो प्रतीक ने आंसर दिया है, तन्वी ने भी आंसर दिया है, सभी का आंसर सही है। ठीक है। डिस्टेंस रियल में क्या होता है? द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। बोलो क्लियर। तो डिस्टेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, बाई। ठीक है। अब ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं किसको? डिस्टेंस को। ऐसे ही किसको डिफाइन करोगे? डिस्प्लेसमेंट को भी डिफाइन करोगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ सभी। सभी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर, minimum distance between initial and final point, minimum distance between starting and finishing point, shortest path to travel from starting to ending point, change in position of the particle, सही है। मिनिमम डिस्टेंस बिल्कुल सही। चेंज इन स्पीड ये गलत है। मिनिमम डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट, सही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद डायरेक्शन, सही है। चल, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पोजिशन, फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन।
इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पार्टिकल ट्रेवल कर सकता है वही उसका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इसलिए इसका यूनिट भी क्या होता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। बोलो क्लियर है। इसका यूनिट क्या हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। ठीक है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा किससे हम बताते हैं, स्ट्रेट लाइन से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम हमेशा किससे बताते हैं, स्ट्रेट लाइन से। बोलो क्लियर। चल, ऐसे ही बात करते हैं हम स्पीड पर। ऐसे ही हम किस पर डिस्कशन करते हैं, स्पीड पर। स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं, बताओ सभी। स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, सही है। अर्थ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चल, सही है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन ए गिवन टाइम इंटरवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन ए फिक्स टाइम इंटरवल, वो उसका क्या हो जाता है, स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन ए टाइम इंटरवल। वैष्णवी, याद रखना डिस्टेंस में कभी भी डायरेक्शन नहीं आता है। डिस्टेंस में कभी भी हम डायरेक्शन का बात नहीं करते, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर बोल सकते हो। तो मीटर पर टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकेंड। यदि किलोमीटर में लोगे तो किलोमीटर, डिस्टेंस में टाइम, आवर में किलोमीटर पर आवर। यदि डिस्टेंस मेजर कर रहे हो माइल्स में और स्पीड मेजर कर रहे हो आवर में तो माइल्स पर आवर। बोलो क्लियर है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग इसकी क्या हो सकती है, यूनिट। ऐसे बहुत सारी इसकी अलग अलग क्या हो सकती है, यूनिट हो सकती है। चल, ऐसे ही अगला डिस्कशन करते हैं, स्पीड के साथ होता है वेलोसिटी के बारे में। स्पीड के साथ किसका डिस्कशन होता है, वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या रहती है, बताओ सभी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, डिस्प्लेसमेंट दैट अकर इन यूनिट टाइम, displacement of an object in a unit time, displacement upon time,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो सही है। displacement of a particle in a given time interval, the rate of change of position in unit time। तो वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, यदि सिंपल बोले डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल in a given time interval, time interval। हाँ सही है। तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका भी यूनिट क्या हो सकता है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर या माइल्स पर आवर, इसमें से कोई भी इसका यूनिट हो सकता है। बोलो क्लियर है। चलो ऐसे ही हम लोगों ने एक और टर्म पढ़ा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ सभी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सही है। और बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हाँ सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सही है। बिल्कुल सही। एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस हाफ, वो चेंज ऑफ वेलोसिटी का ही रेट तुमने बताया, बिल्कुल सही। वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बोलो क्लियर है। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और इस टाइम का यूनिट इसमें भी क्या लिखोगे, सेकंड। तो ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सभी को यूनिट क्लियर। चलो अब हम लोगों ने एक इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स भी सीखा है, इक्वेशन ऑफ मोशन सीखा है सभी ने। बोलो कौन कौन सी होती है, बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी होती है, सभी सभी ने पढ़ा है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ तीनों बता सकते हो, तीन ही पढ़ी है ना हम लोगों ने, तीनों इक्वेशन बता सकते हो।
v to u plus at s is equal to ut plus half a t square. v is equal to u plus at s is equal to ut plus half a t square सही है। और थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s सही है। चलो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। बोलो क्लियर है? ये तीनों ही हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन रहती हैं। और ये कब रहती है? जब एक्सेलरेशन कैसा होता है? कांस्टेंट। ये क्या होता है यहाँ पर? एक्सेलरेशन। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। u होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। v होता है फाइनल वेलोसिटी। t होता है टाइम और s होता है डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर है? चलो अब इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम लोगों ने सीख लिया तो उसके बाद जो हम सीखते हैं वो उसमें क्या हम लोगों ने क्या सभी ने सर्कुलर मोशन का नाम सुना है? बताओ। सर्कुलर मोशन का नाम सुना है ना? चलो सर्कुलर मोशन में हम क्या सीखते हैं कि यदि कोई भी पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के अबाउट कंटिन्यूस क्या करता है? सर्कल में मूव करता है। और वो फिक्स पॉइंट उसका क्या कहलाता है? सेंटर। बोलो क्लियर है? यदि कोई भी पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट जो उसका क्या कहलाता है? सेंटर, उस सेंटर के अबाउट इस तरह से मूव करता है कि डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड द सेंटर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। बोलो क्लियर? तो वो कौन सा पाथ होता है पार्टिकल का? सर्कुलर मोशन। सभी पाथ को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। बोलो क्लियर? यदि सर्कुलर मोशन में हमें पार्टिकल का स्पीड गिवन है v, रेडियस गिवन है r, तो क्या टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ये होता है इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? 2πr और स्पीड कितनी? v। बोलो क्लियर है? बताओ सभी को क्लियर है ये बात? किसी को डाउट है तो पूछो। यदि किसी को डाउट है तो पूछो।
कोई डाउट है किसी को? चलो, बहुत अच्छा। ये हम सभी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। अब ऐसे ही हमारा एक टॉपिक आता है लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आप लोगों ने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, न्यूटन, जिन्हें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। सुना है सभी ने? बोलो, सभी ने नाम सुना है ना? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कहानी भी सुनी होगी इनके ऊपर तो। बोलो, कहानी सुनी है इनके ऊपर एक? बताओ, सभी ने एक कहानी सुनी है? कौन सी कहानी है? बताओ, सभी ने सुना है ना कहानी? तो बताओ कौन सी कहानी है? एप्पल की? हाँ। ये एक पेड़ के नीचे बैठे थे और इनके सिर पर एक एप्पल आके गिरा, और इन्होंने वही सोचा कि एप्पल ये नीचे क्यों आया। यही वाली कहानी सुनी है ना सभी ने? बोलो। एक बात बताओ, यदि न्यूटन की जगह पर तुम लोग वहां पर होते, यदि न्यूटन की जगह पर तुम लोग वहां पर होते, तो तुम लोग क्या सोचते? क्या तुम लोग कभी सोचते ये एप्पल नीचे क्यों आया? बोलो, क्या तुम लोग कभी सोचते कि ये एप्पल नीचे क्यों आया? बताओ सभी, यदि न्यूटन की जगह उस टाइम तुम वहां पर होते, तो क्या तुम कभी सोचते कि ये एप्पल नीचे क्यों आया? सभी लोग अपना अपना आंसर बताओ। नहीं, सभी का आंसर बिल्कुल नहीं है। सर, हम बिल्कुल भी नहीं सोचते, सीधा एप्पल आता, एप्पल को उठाते, साफ करते और खा जाते। क्यों? ऐसा ही होता सभी के साथ। बोलो, सभी सिंपली यही करते। चलो, बहुत सही। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पर बात करते हैं। उससे पहले हम एक दो चीज सीख लेते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं फोर्स क्या होता है, या फोर्स को हम डिफाइन बाद में करेंगे। फोर्स को हम बाद में डिफाइन करते हैं, पहले न्यूटन लॉ बात कर लेते हैं। फोर्स हमारा सिंपल जो डिफाइन होता है, वो डिफाइन होता है पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। बोलो, क्लियर है? यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से प्रेस करें कि वो पुश हो जाए, और या फिर उसको पुल करते हैं, तो वही उस पर क्या कहलाता है? फोर्स। वही उस पर क्या कहलाता है? फोर्स। बोलो, क्लियर? अब रियल में फोर्स क्या क्या काम कर सकता है? फोर्स, इट कैन चेंज, इट कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, velocity of an
object, it can change the direction of an object, change the direction. और क्या चेंज कर सकता है? शेप भी चेंज कर सकता है। बोलो क्लियर है? इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसे? अब ये ध्यान से सुनना। यदि मुझे कोई ऑब्जेक्ट गिवन है, सपोज करो यहाँ पर ऐसे एक ब्लॉक चल रहा है, ब्लॉक बिल्कुल क्या था? रेस्ट पर। ऐसे ब्लॉक है, ये किस पर था? रेस्ट पर। क्या जैसे ही मैं इस पर एक फोर्स अप्लाई करूंगा या इसे एक पुश अप्लाई करूंगा, क्या ये मूव करेगा? बोलो। यदि मैंने इसे फोर्स अप्लाई किया तो क्या ये मूव करता है? क्लियर है? यदि यहाँ पर एक रोलर है या सिलेंडर सपोज कर लो, यहाँ पर एक क्या है? सिलेंडर। अब सिलेंडर पर यदि हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या ये घूमने भी लगता है और आगे भी बढ़ता है? बोलो क्लियर है सभी को? यदि मैं एक सिलेंडर ले लूँ तो और उस पर फोर्स अप्लाई करूँ तो क्या ये रोटेट भी करने लगता है और आगे भी बढ़ने लगता है? बोलो क्लियर? और यदि इस सिलेंडर के किसी भी एक डायरेक्शन पर हम फोर्स अप्लाई कर दें तो क्या ये अपना डायरेक्शन भी कन्वर्ट कर लेता है? बोलो। यदि हम इस सिलेंडर के किसी भी एक कॉर्नर पर फोर्स अप्लाई करें तो क्या ये अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है? बोलो क्लियर है सभी को? तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। क्या ये शेप भी चेंज कर सकता है? बोलो। फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या चेंज कर सकते हैं? शेप। तन्वी बताओ। तन्वी बोलो, कोई डाउट है? यदि किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यदि किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछो अभी तक। बोलो। चलो। नहीं, एक साइड से फोर्स भी लग सकता है ना। रियल में देखो ना क्या होता है। यदि मैं सिलेंडर का फ्रंट पार्ट बनाता हूँ तो वो इस तरह से रहता है। इस तरह से होता है सिलेंडर। बोलो क्लियर है? ऐसे ही रहता है। अब यदि मैंने इस पर इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया तो क्या ये रोटेट और आगे बढ़ना शुरू हो जाता है? ये रोटेट और आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। और यदि मैं सिर्फ इसके इस साइड पर फोर्स अप्लाई कर दूं तो क्या ये मूव भी, रोटेट भी कर जाएगा? तो ये ऐसे आगे एक साथ घूम भी जाता है। बोलो क्लियर है? ये डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। ये हमारे डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, इसलिए मैं ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो हम लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। और लास्ट आता है शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का शेप। तुम लोगों ने कैन देखा? कोल्ड ड्रिंक का कैन। इस तरह से कोई कोल्ड ड्रिंक का कैन है। अब सपोज करो यहाँ पर मैंने इधर से भी फोर्स अप्लाई किया और इधर से भी फोर्स अप्लाई किया, तो क्या मैं इसके शेप को चेंज कर देता हूँ? कुछ टाइम बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ इस तरह से मुझे दिखाई देगा। बोलो क्लियर है? क्या मैंने इसका शेप चेंज कर दिया? बोलो। मैंने इसका क्या चेंज कर दिया? शेप।
क्लियर है? चलो अब बात करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे मोशन के ऊपर, बताओ भी। कितने लॉ थे? 3। ठीक है, कौन कौन से थे ये बताओ, नाम बताओ सभी का। फर्स्ट लॉ कौन सा था न्यूटन का? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, बताओ भी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? बोलो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, सभी बताओ। फर्स्ट लॉ अनबैलेंस फोर्स एक्ट का था। हाँ तन्वी, सही है, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। An object continue to remain at rest until or unless external unbalanced force acts on it. The body remain at rest until any force acts on it. Any object remain at rest or continue to move until an unbalanced law of inertia. So, तो लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। यदि हम लॉ को नाम दिया तो क्या नाम दिया गया? लॉ ऑफ इनर्शिया। पहले ध्यान से सुनना, इनर्शिया क्या होता है। लॉ तो हम बाद में पढ़ते हैं, पहले इसमें जो पॉइंट है इनर्शिया, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। बोलो क्लियर है? लॉ तो हम सीख लेंगे, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए इनर्शिया क्या होता है। अब यदि मैं इनर्शिया को डिफाइन करता हूं तो इनर्शिया को डिफाइन कैसे किया जाता है? इट इज एन प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का क्या है? प्रॉपर्टी ड्यू टू विच due to which it resists it resists the change it resists the change occurring in itself occurring in itself बोलो क्लियर है? ये एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है, यह हमेशा रेजिस्ट करता है किसको? चेंज होने को। जो इसके अंदर जब चेंज होगा उसको ये क्या करता है? रेजिस्ट करता है। बोलो क्लियर? कैसे? ध्यान से देखना, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 kg। अब एक बात बताना, किसको यदि मुझे ग्राउंड पर मूव करवाना है तो किसमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? किस ऑब्जेक्ट के लिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, 1 kg या 100 kg? लेस फोर्स किसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, बताओ सभी।
क्या 1 kg के लिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और 100 kg के लिए ज्यादा? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, कौन ज्यादा अच्छा रजिस्ट कर पा रहा है? क्या 100 kg? कौन ज्यादा अच्छा रजिस्ट कर पा रहा है? 100 kg। बोलो क्लियर है? हम दोनों को कराना क्या चाहते हैं? मोशन कराना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रजिस्ट कौन कर रहा है? 100 kg। इसलिए इनर्शिया भी किसका ज्यादा हुआ? 100 kg का। बोलो क्लियर है? रेजिस्ट मीन्स अपोज करना। रेजिस्ट मीन्स क्या होता है? अपोज करना। ठीक है, मैं बता देता हूँ, दोबारा ध्यान से सुनना। इनर्शिया क्या होता है? ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है। कैसा प्रॉपर्टी? ऐसा प्रॉपर्टी जो उसमें होने वाले चेंज, स्टेट ऑफ मोशन से वो स्टेट ऑफ रेस्ट में जाए या स्टेट ऑफ रेस्ट से वो किस में जाए? मोशन में। तो उस प्रोसेस के अंदर होने वाले चेंज को वो क्या करता है? अपोज करता है। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर है सभी को? चलो, तो अब इनर्शिया, इनर्शिया पर हम बात करते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, इनर्शिया भी 3 टाइप का होता है। एक तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रोटेशन। ठीक है, इनर्शिया भी 3 टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और सर्कल का या रोटेशन का। रेस्ट का मतलब क्या है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो हमेशा किस पे रहना चाहता है? रेस्ट पर। वो किसको अपोज करेगा? मोशन में जाने को। यदि कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मोशन में है तो वो किसको अपोज करेगा? रेस्ट में आने को। बोलो क्लियर है? तो यहीं से आता है लॉ ऑफ इनर्शिया। यहीं से क्या आता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। और उससे क्या लिखा जाता है? एक, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जाता है? एक, एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन, और इन मोशन, it will remain, it will remain in the same state, in the same state until or unless, until or unless any unbalanced, unbalanced external force is not applied, is not applied on it. पढ़ के देखो, सभी को क्लियर होना चाहिए। सभी एक बार इस स्टेटमेंट को पढ़ के देखो। क्लियर है सभी को? बोलो।
जिसको क्लियर नहीं है उसको इस एग्जांपल से होगा, जिनको क्लियर नहीं है उनको इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। सपोज कर लो ये एक बस ऐसे मूवमेंट कर रही है, यहाँ पर इसमें ऐसे पिलर है और यहाँ पर इसमें हैंगर अटैच है। बस से क्या अटैच है? हैंगर। एक पर्सन ने इस हैंगर को ऐसे पकड़ा हुआ है और वो यहाँ पर आराम से खड़ा है। एक पर्सन ने इन हैंगर को पकड़ा हुआ है, आराम से खड़ा हुआ है। यहाँ पर ड्राइवर बना लो, ठीक है। अभी बस कंटिन्यूअसली चल रही है एक स्पीड के साथ, सपोज करो 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड के साथ? 60 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर है? अब बस ने अचानक से क्या किया? सडन ब्रेक अप्लाई किया। सडन ब्रेक अप्लाई, बस ने क्या किया? सडनली ब्रेक अप्लाई कर दी है। क्या तुमने देखा है उस टाइम पर्सन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है? बोलो, क्या ये बात सभी ने देखी है कि उसमें पर्सन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है? बताओ सभी। बोलो, सभी को क्लियर? बताओ, सभी को क्लियर है? चलो, तो रियल में क्या होता है कि जो बॉडी हमारी बस के साथ कांटेक्ट में थी, वो तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुआ किस पर आ जाती है? रेस्ट पर। जो बॉडी डायरेक्ट किसके साथ कांटेक्ट में थी? बस के साथ कांटेक्ट में थी, वो तो किस पर आ जाती है? रेस्ट पर। लेकिन हमारी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट जो बस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, क्या वो इनिशियल मोशन में होने की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहता है? बोलो। वो पार्ट जो बस के साथ कांटेक्ट में नहीं होता है, क्या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहता है? और रियल में क्या होता है, सिग्नल को माइंड तक पहुंचने में टाइम लगता है। सिग्नल को माइंड तक पहुंचने में क्या लगता है? टाइम लगता है। बोलो क्लियर है? तो जब हमारे पैरों को पता चला कि बस किस में आ चुकी है? रेस्ट पर, तो क्या पूरी बॉडी को पता लगने के लिए कुछ टाइम लगेगा? बोलो, रियल में क्या होगा? पूरी बॉडी को पता चलेगा कि हाँ, कि बस रेस्ट पर आ चुकी है, तभी तो हमारा बॉडी उस हिसाब से रेस्पॉन्ड करेगा। तभी तो हमारा बॉडी उस हिसाब से क्या करेगा? रेस्पॉन्ड करेगा। लेकिन क्या उसमें कुछ टाइम रिमेन रह जाता है? ऐसा तो होता नहीं है तुरंत हो जाए। यदि 0.1 सेकंड भी लगा, 0.01 सेकंड भी लगा, क्या उस टाइम हम थोड़ा सा आगे बढ़ चुके होंगे? बोलो। क्या ये बात क्लियर है आप सभी को? ऐसे ही तुम लोगों ने देखा होगा रियल में क्या होता है कि यदि मैंने एक बहुत गर्म बीकर लिया हुआ है, कोई कंटेनर है, उसको मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर क्या है? वाटर फिलअप। अब ये हीट हो रहा है लगातार। क्या कुछ टाइम तक तो हम इसको हीट को एब्जॉर्व कर पाते हैं? बोलो। कुछ टाइम तक तो हम इस हीट को क्या कर लेते हैं? आसानी से एब्जॉर्व।
लेकिन जैसे ही ये हीट एक लिमिट से एक्सटेंड होती है, क्या हमें अपना हाथ हटाना पड़ता है? बोलो, क्लियर है ये बात भी सभी को? चलो, तो ये तो क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया। बोलो, क्लियर है सभी को? लॉ ऑफ इनर्शिया क्लियर? अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर। अब किस पर बात करते हैं? सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये क्या रहता है? बताओ सभी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, बताओ सभी? The rate of change of momentum is proportional to the applied force. The rate of change of motion, वैष्णवी मोशन नहीं होता है, मोमेंटम होता है। The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. ये होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। The rate of change of momentum is directly proportional to applied force. Applied force, बोलो क्लियर है? तो अब हमें एक वर्ड आ चुका है मोमेंटम। एक वर्ड क्या आ चुका है? मोमेंटम। तो पहले हम मोमेंटम के बारे में समझ लेते हैं, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम को हम डिफाइन रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और डिफाइन करते हैं एम इंटू वी से। डिफाइन किससे करते हैं? एम इंटू वी से। बोलो क्लियर है? एम क्या रहता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और वी क्या रहती है? वेलोसिटी। बोलो क्लियर? तो P इज इक्वल टू होता है एम इंटू वी। P इज इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू वी। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखोगे? चेंज इन मोमेंटम को मैं लिखूंगा P फाइनल माइनस P इनिशियल। बोलो क्लियर है? P फाइनल माइनस P इनिशियल। क्लियर सभी को? P फाइनल मतलब M इंटू वी फाइनल माइनस M इंटू वी इनिशियल, यही होता है। रेट यानी फोर्स आ गया डेल्टा P अपॉन टी। क्या इसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं? बोलो क्लियर है?
बताओ, क्लियर है सभी को? चलो देखो एक और बार दोबारा से। हाँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोलो क्लियर? तो चेंज इन मोमेंटम को मैं क्या लिखूंगा? किसी भी टाइम पर बाद में मोमेंटम ऑफ माइनस पहले मोमेंटम। बोलो चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, यही रहता है ना। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। बोलो क्लियर है? ठीक है। तो एफ को मैंने क्या लिखा? डेल्टा पी अपॉन टी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो डेल्टा पी अपॉन टी, तो क्या आ गया? एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी। बोलो क्लियर है? और v माइनस यू अपॉन टी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। v माइनस यू अपॉन टी को मैं क्या बोलता हूँ? एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर? अक्षदा क्लियर है? डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को। डेल्टा पी इसीलिए लिखा है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को मैंने किससे लिख दिया? डेल्टा पी से। बोलो क्लियर? आगे समझ में? बोलो। चलो एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता हूँ, छोटा सा है। एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन इट। तो पहले हमें पता होना चाहिए मोमेंटम क्या होता है। और मोमेंटम होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोलो क्लियर है? ठीक है। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब चेंज इन मोमेंटम को क्या लिखोगे? क्या फाइनल माइनस इनिशियल? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल कितना? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट तो एम इंटू वेलोसिटी कितनी? वी फाइनल। वेलोसिटी कितनी? वी फाइनल। माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना? मास तो एम और वेलोसिटी कितनी? वी इनिशियल। बोलो क्लियर? और रेट के लिए क्या टाइम से डिवाइड कर दोगे? रेट के लिए किससे डिवाइड कर दोगे? टाइम से। तो फोर्स क्या आ गया? एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम। और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम रहता है एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर? चलो अब एक क्वेश्चन करके बताओ, सब छोटा सा है। सभी एक क्वेश्चन बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, सपोज कर लो 10 kg। इनिशियल वेलोसिटी है इस पर 20 मीटर पर सेकेंड। और यह है 10 kg का। इसकी स्पीड समझ लो बाद में हो गई कितनी? 50 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम बाद? 5 सेकेंड बाद। फाइंड द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल। आंसर बताना सभी।
फाइंड द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल। आंसर बताओ सभी। सिक्सटी न्यूटन। और बताओ सभी आंसर। चलो सही है, सभी का आंसर सही है। तो F इजिकल टू क्या होता है? एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी। बोलो क्लियर है? बताओ सभी को क्लियर। तो एम तो कितना 10, वी फाइनल कितना 50, माइनस वी इनिशियल कितना 20, अपॉन टाइम कितना 5 सेकेंड। क्या ये आएगा 10 × 30/5? क्या आंसर आ गया 60 न्यूटन? बोलो आंसर कितना आ गया 60 न्यूटन। क्लियर है सभी को? बोलो क्लियर है सभी को? चलो, यदि ये क्लियर है तो एक और थर्ड लॉ पर बात कर लेते हैं हम लोग। न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? बताओ सभी। सभी न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बताओ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सही है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन which act simultaneously। which act simultaneously। सही है। चलो सही है। तो क्या होता है ये? एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन which acts on two different objects, on two different objects। ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है ये हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होते हैं। ठीक है। एंड
फोर्सेज आर हैविंग सेम नेचर, और उन फोर्स का नेचर भी क्या रहता है, सेम। बोलो क्लियर। जैसे कि सपोज करो, एग्जांपल देखना, यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ पर एक वॉल है, और यहाँ पर ये रहा एक पर्सन। इस पर्सन ने क्या किया, बॉल को प्रेस किया एफ फोर्स से, बॉल को क्या किया, प्रेस किया एफ फोर्स से। तो पर्सन ने बॉल पर क्या लगाया, एफ फोर्स इधर लगाया। तो ये बॉल भी क्या करता है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इस पर अप्लाई कर देता है पर्सन पर। बोलो क्लियर। ये बॉल सेम अमाउंट ऑफ फोर्स किस पर अप्लाई करता है, पर्सन पर अप्लाई करता है। बोलो क्लियर है। टू डिफरेंट कॉन्टेक्ट जरूरी है? नहीं, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए ना, कांटेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है। कांटेक्ट क्यों होना जरूरी नहीं है, उसका रीजन समझा देता हूँ। क्योंकि तुमने देखा होगा ग्रेविटेशन के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट करता है। क्या ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं? बोलो। ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, लेकिन क्या तब भी ये एक्ट कर रहा होता है? तब भी ये दोनों ऑब्जेक्ट पर क्या कर रहा होता है, एक्ट कर रहा होता है। बोलो क्लियर है। ऋतिक क्लियर। आ गया समझ में सभी को? चलो, तो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ 11th क्लास के बारे में। तो हम थोड़ा सा किसके बारे में बात कर लेते हैं, 11th क्लास के बारे में। कल से हमारा 11th क्लास स्टार्ट होगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो फिजिक्स हमारी जब हम कंप्लीट करते हैं 2 साल में, बताओ क्या रिपीट करना है, बोलो क्या रिपीट करना है। थर्ड लॉ, एक मिनट कर देता हूँ। थर्ड लॉ में क्या था, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विच एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड हैविंग सेम नेचर। ये लिखा है। मैंने क्या बताया कि यदि एक पर्सन है, सपोज करो पर्सन ने बॉल पर कितना फोर्स अप्लाई किया, F, तो ये बॉल भी पर्सन पर कितना फोर्स अप्लाई करती है, F। क्या ये बॉल और पर्सन क्या अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं? बोलो। बॉल और पर्सन क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट। क्या दोनों फोर्स डायरेक्शन अलग अलग है? डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। क्या मैग्नीट्यूड इक्वल है? मैग्नीट्यूड क्या है, एफ। लेकिन एक बात बताना, क्या दोनों फोर्स का नेचर भी सेम है? नेचर कैसे? यदि इसने भी इस पर नॉर्मल अप्लाई किया तो उसने भी उस पर क्या अप्लाई कर दिया, नॉर्मल अप्लाई कर दिया। बोलो क्लियर। और इन दोनों फोर्स के होने के लिए कांटेक्ट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट पर तब भी वर्क करता है जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते हैं। बोलो क्लियर है। चलो, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं 11th क्लास। अब किस पर बात कर लेते हैं, 11th क्लास। तो पूरा फिजिक्स जो हम 11th और 12th क्लास मिक्स करके उस फिजिक्स के कुछ 6 पोर्शन, हमें फिजिक्स को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
एक पार्ट हमें पढ़ना होता है, वो होता है मैकेनिक्स, जो हमारा कल से स्टार्ट होगा। एक पार्ट जो हमें पढ़ना है वो कौन सा है? मैकेनिक्स, जो हमारा कल से स्टार्ट होगा। मैकेनिक्स में बेसिकली हम लोग जो पढ़ते हैं, जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, काइनेमेटिक्स या मोशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हो, लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, वर्क पावर एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अलग अलग चैप्टर हैं और भी हैं, एसएचएम भी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्लूइड के बारे में भी पढ़ते हैं। ये सब किसके अंदर आता है? मैकेनिक्स के अंदर आता है। ये सारा पोर्शन किसके अंदर आता है? मैकेनिक्स। क्लियर है? अब ऐसे ही एक पोर्शन हम पढ़ते हैं, वो रहता है हमारा वेव्स के बारे में। तो हमें वेव्स के बारे में 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहला साउंड वेव, जिसका नाम तुम लोगों ने सुना हुआ है, साउंड वेव का नाम सुना है ना? 9th क्लास में एक चैप्टर रहता है साउंड। एक चैप्टर, एक हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं स्ट्रिंग वेव के बारे में। स्ट्रिंग से भी क्या जनरेट होती हैं? वेव जनरेट होती हैं, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। और एक हम पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में। एक हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें तुम लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा है, जनरेटर के बारे में सीखा है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सीखा है। तो इसके 2 पार्ट हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, बोलो क्लियर? ये 12th का पोर्शन है। ये किसका पोर्शन है? 12th का। फिर एक हमें पढ़ना होता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। और एक हमें पढ़ना होता है न्यूक्लियर और मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स। और एक लास्ट चैप्टर जो हमें पढ़ना होता है वो रहता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर एंड लॉजिक। इनसे हमारा बनता है पूरा फिजिक्स 11th और 12th क्लास का। यहाँ से जो भी पोर्शन है ये पूरा 12th क्लास के अंदर काउंट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हीट एंड थर्मो, मॉडर्न एंड न्यूक्लियर और सेमी कंडक्टर, ये सब किसके अंदर काउंट होता है? 12th के अंदर। और रोज जो रिमेनिंग है, वेव ऑप्टिक्स, साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, एसएचएम, फ्लूइड, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, ये सब किसके अंदर काउंट होता है? 11th के अंदर। बोलो क्लियर है? इतना बड़ा पोर्शन हमें पढ़ना है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत है, आसानी से हो जाएगा। क्लियर? कुछ पोर्शन देख के डरना नहीं है। हम एक एक चैप्टर उठाते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, थ्योरी पढ़ते जाएंगे, हमारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? चलो, कल से हम इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है? कल से हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा? यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है? ओके, कल से क्लास में मिलते हैं।
ठीक है, अभी जाओ रेस्ट करो सभी। होमवर्क, आज कोई होमवर्क नहीं है, पहला क्लास है, ये तो 9-10 का रिवीजन था। क्लास तो शुरू होने दो 11th का। ठीक है, चलो बाय। बाय।